यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग चल रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन का यूज क्या होता है, इस तरीके से हमें जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, ये चीज हमने देखनी है। अब कम्युनिकेशन वाले पॉइंट को भी आपने डिटेल में एक्सप्लेन किस तरह करना है, डेवलप किस तरह करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ के टेलीकम्युनिकेशन, इट कनेक्ट connects people to it connects people to the markets online and promotion of products is easier to use of telecommunication through the use of telecommunication. Therefore, when business grows, it brings economic development. ठीक है जी? ये हमारा मेन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने डेवलप करना है अपने आंसर को, तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप अपने आंसर को डेवलप कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक मेन चीज आता है। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर हमारे पास एक और चीज भी देखनी है हमने। वो हमारे पास क्या चीज है कि वो चीज जो हमारे पास जो अगली चीज है कि स्टेट टू स्ट्रेटजीज बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे स्टेट का वर्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, लाइन ही पहले उसने एक फ्रेज जितनी लाइन दी है। यहाँ पे आप वन वर्ड आंसर भी लिखें तो चलेगा आपका। अगर आप वन वर्ड आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपका चलेगा। ठीक हो गया? तो वन वर्ड आंसर जो है वो कैसे आपका इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मतलब स्ट्रेटजीज यूज बाय, स्ट्रेटजीज यूज कर चुकी है, यूज्ड बाय मतलब ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री स्टेट बनाई है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई हैं, और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने और क्या काम किया है? प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए। ये हमारे पास जो है ये दो चीजें यहाँ पे आ गई। डन बेटा? क्या तक क्लियर हो गया? जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू पीपल कैन आस्क। अब मैं 1 मिनट के लिए ओपन कर देता हूँ आपके लिए, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। जी 1 मिनट है। अल्लाह। जी बेटा, अभी बताएं, कोई क्वेश्चन है? इसमें ड्राई पोर्ट्स आ सकते हैं? जी, इसमें ड्राई पोर्ट्स भी आ सकते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज का उसने पूछा है ना, तो एक्चुअल आपका क्लोज टू इंडस्ट्री पॉइंट होना चाहिए। गवर्निंग अथॉरिटीज प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान। जी बेटा, क्या कहते जी जी सर ये ज़ेना है याद इसमें वो आ सकता है टैक्स इंसेंटिव्स? जी जी, टैक्स इंसेंटिव्स टैक्स इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल। सर वो लिख सकते हैं अच्छा। अयूब की टाइम की जो थी बोनस ऑफिस। सर जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है सॉल्व किया, लिख इसमें सकते हैं 2 पॉइंट्स लिखने हैं डेवलपमेंट जी, ऊपर वाले में 2 ही लिखे हैं। जी बेटा, में। टेलीकम्युनिकेशंस के 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जी जी ओके जी बेटा। सर इसमें बोर्ड्स वगैरह बेटा
उसने सवाल क्या पूछा है, बहुत टू दी पॉइंट रहना है आपने, सवाल में आप बहुत टू दी पॉइंट रहेंगे। उसने कहा है कि प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या पोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डेवलप कर रही है डायरेक्टली? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखना है, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट हैं वो आपने लिखने हैं। इज इट क्लियर? टैक्स आया? इंसेंटिव आ सकते हैं इसके अंदर? टैक्स इंसेंटिव टैक्स आ सकते हैं, इंसेंटिव बिल्कुल टैक्स इंसेंटिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। Quotas. जी बेटा, क्या इसमें चीज? नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट और मशीनरी भी आ सकती है। ये आ सकता है। आप अगर ईपीजी और इसके स्पेसिफाइड पॉइंट पे जाएंगे वो आ सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से हैं वो आपके नहीं आते। इज इट क्लियर? सर, जी बेटा, एस्टैब्लिशिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो सकता है? एस्टेब्लिशिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हो सकता है। जब इंडस्ट्रियल एस्टेट लिख दिया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लिख दिया, तो इसका मतलब ही है कि आप इंडस्ट्रीज लिख रहे हैं। ठीक है, तो सर, to एक the कोई और point- आ रहा है मेरे नाम से। जी बेटा, सर, एक और आ रहा है मेरे नाम से, ज़ैनब बिलाल हाँ वाले नाम जैनब से। बिलाल बेटा, वो बहुत तेज है, क्लास के अंदर मौजूद है वो भी मसला सर ये वो है। मेरे नाम से भी आ गया था। अच्छा चलें, ओके मैं बंद कर रहा हूँ अभी, अगले पॉइंट पे आ गए। ये सवाल आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच द यूज ऑफ आईटी इन पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये देखें कि यूज ऑफ आईटी, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपने की वर्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे की वर्ड के साथ साथ आपने सेंटेंस देखना है। इधर हैज का वर्ड यूज है, तो आपने आंसर के अंदर भी हैज का वर्ड ही यूज करना है। अगर यहाँ पे कैन बी का वर्ड यूज होता, कैन बी, तो आपके आंसर में, जैसे अगले पेपर में मैं आपको ज्योग्राफी वाले पेपर में मैं ये मॉक आपके सामने है, तो यहाँ पे अगर कैन बी का वर्ड यूज होता है किसी भी, या कोई भी शुड बी का वर्ड यूज होता है, कैन बी का होता है, जैसे ये वर्ड में, ये सेंटेंस के अंदर ये वाला, ये एक वर्ड यूज हुआ है, ये कैन बी का, तो आप यहाँ पे भी कैन बी का यूज है। तो आपका जो सेंटेंस में वर्ड यूज होता है, जो टेंस यूज होता है, ग्रामेटिकली आप वो चीज लिखते हैं जो चीज आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, तो यूज ऑफ आईटी इन पाकिस्तान, अब आप लोग लिखते जाएं शुड बी। अब यहाँ पे शुड बी आना चाहिए, आप मुझे खुद बताएं, ये शुड बी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बनता यहाँ। शुड बी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही यहाँ पे नहीं बनता, तो इसलिए आपने ये शुड बी के नाम से नहीं करना इस तरह। इज इट क्लियर? अब ये सवाल का स्ट्रक्चर आपने देखना है। अब जो भी सवाल बेटा याद रखें, जो भी सवाल एक्सटेंट वाला होगा, एक्सटेंट वाला होगा, कोई भी क्वेश्चन एक्सटेंट वाला होगा, उसमें याद रखें कि आंसर मस्ट बी इन 3 पैराग्राफ। आंसर मस्ट बी इन 3 पैराग्राफ्स। आपका 3 पैराग्राफ्स के अंदर आंसर होना चाहिए। 3 पैराग्राफ्स के अंदर जब आपका आंसर आता है, इसमें पहले पैराग्राफ में हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, पहली साइड पे क्या आएगा, हैज द पोटेंशियल, ये P1 बन गया। जो सवाल के अंदर वर्ड है उसी से आपने की पॉइंट बना लिए कि क्या ये पोटेंशियल है इसका। दूसरे हैज नो पोटेंशियल, ये आपकी दूसरी साइड बन गई। और पॉइंट नंबर 3 आपका ओपिनियन। इज इट क्लियर बेटा? ये आपका 3 चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। डन। अब इसके बाद आप मुझे क्वेश्चन पूछें कि अगर आपका पैटर्न क्लियर है, तो मैंने बताया कि 3 चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। तो जी बेटा, अब आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हैज द पोटेंशियल, हैज नॉट द पोटेंशियल, और एंड पे आप अपनी वो देंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इसका आंसर आप पूरा लिखवाएंगे? जी, इसका आंसर मैं पूरा सर? लिखवाऊंगा। जी बेटा, सर, मैंने सर, ये आप एक पूछना सेकंड है ऊपर कि कर सकते हम पहले पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में बेटा क्या? मैं पूछ रही हूँ कि पहले पैराग्राफ में अगर हम पॉजिटिव लिखते हैं तो फिर जजमेंट भी हमने उसी की लिखनी है, या फिर हम लाजमी लोग नहीं है। दूसरे इट इज पैराग्राफ नॉट की इट फिर इज में नॉट भी लिख सकते मैंडेटरी बेटा, इशाल, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप जजमेंट में भी लिख सकते हैं ना?
जजमेंट आप कोई भी साइड पे लिख सकते हैं, आप पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, इट डजंट मैटर। ठीक है सर आप एक सही हो? सेकंड पे कर सकते हैं? जी मैंने क्या कर यार दिया। लास्ट आने दें? नहीं मैं अयान पर लास्ट को नहीं आने दे रहा, ये तंग करेगा। नहीं सर उसने ग्रुप पे मैसेज किया। नहीं सर लास्ट तो ठीक है। नहीं बेटा ये कोई और होगा, ये छोड़ दो, मैं नहीं ऐड कर रहा अभी। अब मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा, मार्च से मैं किसी को ऐड नहीं करूंगा, सॉरी बेटा। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास टू evaluate the extent to which the use of IT in Pakistan has the potential। अब एक साइड पे कीवर्ड से, क्वेश्चन के अंदर से जो कीवर्ड होता है उसी से आपका पता चल जाता है कि आपने क्या लिखना है और किस सेंटेंस में लिखना है। अब यहाँ पे कैन भी, शुड भी अगर आपने लिखा तो आपका आंसर ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट होगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सारा गलत हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा इसमें, ये टेक्निकली आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जो कीवर्ड यहाँ पे लिखा है उसी कीवर्ड को आंसर। अब मैं इसका आंसर पूरा लिखवा, इस क्वेश्चन का मैं पूरा, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनका आंसर मैं लिखवा भी रहा हूँ आज। अच्छा अब मैं जल्दी लिख रहा हूँ, आपने माइक्रोफोन अपने बंद करने, आपने लिख लेना है सारा सवाल, फिर उसके बाद कीजिएगा। ठीक है मैं माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा तो यूज ऑफ IT has potential to reduce unemployment as there are many jobs available online like freelancing, which give employment to many people and reduces unemployment को reduce कर। Moreover, it has allowed people to work from home remote areas has no difficulty in getting jobs even from other countries like people of Pakistan are working with international organizations। ये दो पॉइंट के लिए however ये दूसरी साइड हमेशा however से स्टार्ट करनी है। however it has not reduced reduced unemployment in Pakistan as many people are illiterate
line literacy of Pakistan is 65%. Therefore, IT users are limited, hence limitized employment in IT की employment. In addition, IT has not reduced employment as 60% population in Pakistan is living in remote areas who have limited access to internet, thus limited employment in society. अब यहाँ पे आपकी लाइनें खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब पेपर के अंदर आपकी यहाँ पे एक मार्क लगा होगा और नीचे लिखा होगा डोंट राइट बिलो दिस लाइन, ये लिखा होगा डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस तरह का एक मार्क लगा होगा, ठीक है। तो आपने उससे नीचे नहीं जाना, बाकी यहाँ पे आप अब ये वाला एरिया जो डोंट, ये लाइन जो लगी है इससे नीचे आपने नहीं जाना, इससे अलावा आप लिख सकते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ओपिनियन को बहुत छोटा करूं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं इसको लिमिटाइज करूंगा, ठीक है। इन माय ओपिनियन पाकिस्तान has limited resources. IT is expensive. Therefore, IT is contributing, yeah, has contributed less in rising employment. So यहाँ तक हमारा आंसर फिनिश हो। जी बेटा, अब आप पूछ सकते हैं। सर अगर आखिरी पेज पे लेके जाना हो एक्स्ट्रा शीट पे तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? कितना लिखेंगे? जी, अब फिर आपने आखिरी पेज पे लेके जाना हो, अब ये सवाल बड़ा अच्छा है। अगर आपने आखिरी पेज पे लेके जाना है, वहां पे पेज नंबर्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे पेज नंबर नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर पेज नंबर दिया हुआ है 5, ये नीचे दिया हुआ है 6, नजर आ रहा है। जी आखिरी पेज का भी एक नंबर होगा। आखिरी पेज इस तरह एक ब्लैंक पेज होगा आपके पास, ये वाला ब्लैंक पेज होगा। यहाँ पे आपने इसका नंबर क्या है, आखिरी पेज का नंबर क्या है? 24। अब अब हमने 24 पे जाना है, तो आपने लिखना कहाँ पे है? यहाँ पे एंड पे आपने छोटा सा लिख देना है कंटिन्यूड ऑन पेज 24।
इस तरह आपने सर हर 6 वाला क्वेश्चन के बाद एक ब्लैंक पेज नहीं होता? हर क्वेश्चन के बाद लाजमी नहीं हो, आपका आखिरी पेज होता है, और हर पेज के बाद जो ब्लैंक पेज होता है उस पे लाइनें नहीं होती, तो आप उस पे मत लिखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है अगर लिख ले अलाउड है? जी अगर लिख ले मार्क्स क्यों नहीं कटते? बेटा, होगा ही नहीं, ये समटाइम्स होता है, ये समटाइम्स नहीं देते कैम्ब्रिज वाले, ये ओके सर। यहाँ तक बेटा अब समझ आई। अब मैंने क्या किया है, अब आंसर लिखने का तरीका देखें। अब आप लोगों का भी आंसर जरूर होता है, अच्छे आंसर, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आंसर लिखते हैं। मैंने कोशिश की है कि किसी भी जगह पे, हर एरिया में कोई एक रेलेवेंट, कोई जॉब की, कोई कंट्री की, किसी एरिया की, किसी प्रोडक्ट की, पॉपुलेशन की, कोई ना कोई एग्जांपल मैंने कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करने के लिए कोई एविडेंस यूज किया है, कोई फैक्ट यूज किया है। आपने भी ऐसे यूज करने हैं। अब मैंने क्या किया है बेटा, 2 पॉजिटिव लिखे हैं, 2 इससे नेगेटिव लिखे हैं, और एंड पे मैंने अपनी ओपिनियन दी है। और ओपिनियन मैंने नेगेटिव दी है, मतलब मेरी ओपिनियन इसकी तरफ जा रही है, तो आप ऐसे इसकी तरफ भी ओपिनियन जा सकते हैं, आप नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं। सर 3-3 ही देने होते पॉइंट्स? लाजमी नहीं है बेटा 3-3 दें, क्योंकि डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। जो जिन बच्चों का नॉलेज नहीं अच्छा, उनको मैं कहता हूँ 3 पॉइंट लिखें। तो बच्चे बेटा बहुत अच्छे हैं। अगर मैं जोशुआ की बात करूं या तुम्हारी बात करूं, तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप 3 पॉइंट की बजाय 2-2 पॉइंट लिखें आप, लेकिन उनको डेवलप अच्छा करें। जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको मैं यह प्रेफर करता हूँ कि आप बेटा जो है वो 2 पॉइंट लिख लें, 3-3 पॉइंट लिख लें, क्योंकि उनको मुझे पता है कि वो डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट नहीं कर सकते। फिर मैं क्या उन्हें कहता हूँ कि आप 3 पॉइंट इधर लिखें, 3 इधर लिखें, कम से कम पॉइंट के नंबर जो 4 मिल गए वो तो आपको मिल गए ना। सर जी बेटा, सर क्या कहते हैं, नीचे जब हम लिखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे या नहीं? जी बेटा, नहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लाइन ड्रॉ करने, खुद से ड्रॉ नहीं करनी है आपको कुछ भी। अच्छा सर मैंने तो वो इस्लामियात का सर पेपर वो सर जी बेटा, सर अगर हम पॉजिटिव 2 लिखे और नेगेटिव 3 लिखे और फिर ओपिनियन में मतलब नेगेटिव का ही कहेंगे जी, हम नेगेटिव का करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं ना? जी लिख सकते हैं, वो भी आप कर सकते बेटा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लिखते हैं। जो बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं, जो बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं, उनकी लाइनें तो ये आधी भी नहीं होगी, तो वो 3 पॉइंट लिख लें बेशक, डजेंट मैटर। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 2 पॉइंट है, मिनिमम क्राइटेरिया 2 पॉइंट है, कम नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन इससे कम नहीं लिखने आप, ये बात याद रखें, मिनिमम क्राइटेरिया। अगर एक में 3 लिख लें, नेगेटिव में 2 यार लिखें, मैंने क्या खैर। बोला है यार, मैंने क्या बोला, इस्माइल सुन नहीं रहे हो मेरी बात? मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, ठीक है। और इससे ऊपर पॉइंट लिखने हैं तो इट इज योर चॉइस। समझ आ गई? नहीं नहीं, मतलब कि एक पैराग्राफ में 3 लिख ले, एक में 2। मैंने क्या बोला है यार कि मिनिमम 2-2 लिखने हैं, इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं चले जाएं यार। ओके ओके ओके। अगले सवाल पे सर आते हैं। जी सर बेटा, टाइप्स ऑफ जॉब्स और ये स्टैट्स आ जाती हैं एग्जांपल्स में? जी आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं वो भी। सर जी बेटा, सर जी जी। सर आपने परसेंटेजेस लिखी हुई हैं जैसे 65% और 60%, ये हमें किस हम्म। तरह पता चलेगा कि हम एक्यूरेट लिख रहे हैं? हम एक्यूरेट लिख रहे हैं, हम एक्यूरेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे तो खैर ये आती नहीं। अगर आपको नहीं आती तो आप इसके अलावा कोई ऐसे फैक्ट्स देख लें जहां पे आपको आती हैं। और एक बात याद रखें जिक्रिया, एग्जाम्पल्स का सिर्फ 1 नंबर होता है। कितने नंबर होते हैं? एक। 1 नंबर होता है। और अगर आपने नहीं, अगर तो आती हुई तो ठीक है ना लिख देना, अगर ना आती हुई तो यार 5 नंबर थोड़े तो नहीं है इसमें। ठीक है सर ठीक है जी। सर आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि रूरल एरियाज में 64% रहते हैं, तो अगर हम लिखें तो 64% लिखे या 60? अब डिक्रीज हुआ है, अब डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए वो मैंने उसमें जो है वो जो लिखा था, अब बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन, मैसिव अर्बनाइजेशन के बाद आपको डिक्रीज हुआ है। एक्यूरेट फैक्ट्स आप देख लीजिएगा, उसमें से के करीब है। तो सर हम 60% ठीक है लिखें? जी। सर अच्छा एक आगे अब मिनट, अगले मैंने सवाल आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी पूछें जल्दी से। सर ये ओपिनियन में, जैसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है तो ओपिनियन में स्टार्टिंग पे लिख सकती हूँ, जैसे लाइक आई एग्री विद पॉइंट विद व्यू बी मोर। जी वो जो टू टू आई एग्री और आई डिसएग्री वाला सवाल भी आएगा ना, मैं कराऊंगा ना अभी आपको, ठीक है। ओके सर। वेट सर वेट। जी सर बेटा, जी जी। सर मैंने वो इस्लामियात का पेपर जो है ना, उसके जो बी पार्ट है ना वो लिख दिया मैंने ब्लैंक पेज पे, मार्क्स नहीं मिलेंगे?
नहीं मिल जाएंगे, अगर वो देख लेंगे अगर है या नहीं है, बस ठीक है, छोड़ो अभी उसको, छोड़ दो। अब यहाँ पे, अब ये वाला सिटी मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वाले सिटी में, यहाँ पे सिटी अगर आप देखें, ये इस्लामाबाद तो ये वाली जगह है, ये सिटी फिर कौन सा होगा? मरी मरी। अच्छा, एक और चीज भी देखनी है कि आप एक्यूरेट अल्फाबेट के अंदर लिखें। ये सवाल मैं अक्सर पेपर में दे देता हूँ, टेस्टों में, क्लास टेस्ट में देता हूँ, तो बच्चे बी में ए का सिटी लिख देते हैं और ए में बी का लिख देते हैं। बहुत ध्यान से विजिलेंट होके लिखना है। बी में अब क्या आएगा? क्वेटा। अब यहाँ पे जो सवाल है ना, ये बड़ा मेजर है, ये बड़ा टेक्निकल सवाल दिया था एग्जामिनर। पहली बात तो यह है कि अब आपको लग रहा है कि ये ग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं करना हमने, इस ग्राफ में कोई एक चीज मिसफिट है या कम है, वो क्या है? सर जी, जुलाई का डेटा सेकंड ग्राफ के अंदर नहीं लिखा हुआ, टेम्परेचर। जी, टेम्परेचर की लाइन अगर हम लिखते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए एक साइड पे ये स्केल है, एक साइड पे ये स्केल है, एक साइड पे ये स्केल है और एक साइड पे ये स्केल है। अब आप यहाँ पे देखें बेटा, अब मुझे स्केल देख के बताएं, टेम्परेचर किसको मेजर करते हैं, किससे करते हैं, लाइन से या बार से? लाइन हमेशा 28 मार्क करना है, फिर उसको ज्वाइन करना है। जी बेटा, 28 मार्क करना है ना, फिर बिल्कुल, ज्वाइन और इसको बिल्कुल करना है। अब इसमें ये लाइन जो है, एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि इनाया शकील ने आई गेस सवाल पूछा था, सर आपने टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में आपने ये नहीं बताया कि कौन सा टेम्परेचर होता है और कौन सा रेनफॉल होता है। तो ये एक स्किल है कि स्कूल में पहले दिन टीचर बताते हैं कि आपका बार क्या होता है और रेनफॉल क्या होती है। तो बार हमेशा रेनफॉल को डिनोट करता है और टेम्परेचर हमेशा लाइन होती है। अब ये इनको ज्वाइन कैसे करना होता है? ज्वाइन करने के लिए पहले ये देखें कि हर मंथ के मिडल में उसने क्या डाला हुआ है, एक डॉट बनाया है, हर मंथ के मिडल में उसने डॉट बनाया है, यस 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 और नो? यस सर। यस सर, ये हर मंथ के उसने डॉट बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि जुलाई का डॉट जुलाई के मिडल में आना चाहिए। जुलाई के मिडल, बिल्कुल जो मिडल लाइन है वो समझ लें, ये वाली लाइन जो है वो जुलाई का मिडल बन रही है, ये लाइन बन रही है फर्स्ट तक। अब ये जो लाइन है जुलाई का मिड है। अब 28 निकालने का तरीका क्या है? 28 अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 10 है, ये 20 है, तो 21 है, 22 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये तो बहुत टाइम ले लेगा आपका। आपने क्या करना है, 28 निकालने का तरीका क्या है, आप इसमें से माइनस कर दें। 30 आपके सामने ऊपर फिगर दिया हुआ है, 30 फिगर इज गिवन टू यू पीपल, ये 30 का फिगर दिया हुआ है। 30 में से एक निकालें, कितना आया है? 29। 30 में से 2 निकालें, कितना आया? 28 निकालना सबसे आसान हो गया। ये ले, आंसर गलत भी नहीं हुआ। अब आपने मिडल पॉइंट पे, जहां पे मैंने आपको बताया कि ये जुलाई है, तो ये जुलाई के हर मंथ के मिडल में उसने डॉट लगाया है, तो आपने भी बिल्कुल मिडल में डॉट लगाना है। ये डॉट लगाया, आप डॉट लगा दिया। अब आपके पास अगर लेड पेंसिल है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, इरेजर, पेंसिल, ये सारी चीजें लेके जाइएगा पेपर के साथ। इसको आप सर रिमूव आपने कर, कहा था पेंसिल अलाउ नहीं आती, बेटा आप पेंसिल से ड्रॉ करके, पेंसिल से डॉट लगा, उसे लाइन लगा लेंगे, पहले आप एस्टिमेट कर लेंगे और उसके बाद बाकी जब आप करेंगे तो उसको पेन से कर लीजिएगा। ये लें, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। सर ये फ्री हैंड बनानी होती है या नहीं रूलर से? ये फ्री हैंड है ना यार, अच्छा, ये तो फ्री हैंड है, लेकिन बार, अब आपने, अगर आपने बार इस तरह मेरी तरह बनाया है, ये फॉर एग्जांपल बार है, आपने ये बार इस तरह करके बनाया हुआ है यूं, और आपका बार इतना टेढ़ा सा जा रहा है, इस तरह हो रहा है, तो वो तो इंतहाई चवल सा इंप्रेशन जाएगा ना आपका। तो आपने जो बार बनाने होते हैं, ये तो स्केल से बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। जितनी जितनी चौड़ाई इस स्केल, इस बार की है, इतनी ही चौड़ाई आपके बार की होनी चाहिए। आपका बार ये नहीं है कि आपका बार इतना सा हो जाए, इस तरह नहीं कर सकते आप। जितनी चौड़ाई इन बार की है, इतनी ही बार आपके बार की भी, ठीक है? ये गलत होगा। और सर कैलकुलेटर भी अलाउड होती है पेपर जी, में? ले जाए। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा निकल है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, नीचे इसके क्वेश्चन क्या है, यूजिंग फिगर
जी बेटा, सर वो बार किस तरह कहाँ से पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? वो अब इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई ना बेटा, यस। मॉक में दी, मैंने मॉक में ये क्वेश्चन दिया था, मॉक में मैंने ये सवाल दिया था बार बार वाला। ये देखें, यहाँ पे मैंने बार के लिए रेनफॉल का डेटा पूछा होगा ना आंसर, ये। सर हम उसमें नहीं बनाएंगे ना अगर उन्होंने छोड़ी भी हो। हाँ, उस उन्होंने छोड़ी भी हो फिर आप नहीं बनाएंगे, अगर उसने डेटा नहीं दिया तो फिर आप क्यों बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक हाँ, अब यहाँ पे 75 का मैंने लैदा से रेनफॉल का दिया हुआ है, तो आपका लैदा से 75 पे रेनफॉल जाएगी। तो ये साइड वाली स्केल रेनफॉल की है, ये देखें, ये रेनफॉल का स्केल था। और बच्चों ने क्या किया, 75 यहाँ पे 40 पता, मुझसे पूछ रहे थे सर ये 45 के आगे, 40 से आगे 75 तो है ही नहीं, हम कैसे लिखें। मैंने कहा कि अकल के अंदर ये वाली चीज भी देखा करो ना कि इस साइड पे भी स्केल होता है, लाजमी नहीं है स्केल सिर्फ जो है वो एक साइड, वो स्केल दोनों साइड वाले होते हैं। जी, ये जो लिखा हुआ है ना 75, तो हमें बिल्कुल 50 और 100 के बीच में लिखना होता है या बस उनके बीच में लिख दें, कुछ ऊपर जगह कुछ भी ना हो? यहाँ पे ग्राफ एक्यूरेट, ग्राफ में बॉक्स नहीं दिए होते, जैसे मैंने ग्राफ के अंदर बॉक्स वाला ग्राफ नहीं दिया था आपको, ये बॉक्सेस वाला ग्राफ नहीं था मेरा। इसमें थोड़ा बहुत आपका मार्जिनल होता है, कभी आप थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन इसमें तो आपके एरर के चांसेस होते ही नहीं है। ओके सर, बस उन दोनों के नंबर के बीच में बस लिख दे, सही हाँ है। जी, अच्छा अब यहाँ पे देखें, कंपेयर द रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड बी। रेनफॉल और टेम्परेचर सिटी ए और बी में क्या है, कहाँ पे रेनफॉल है क्या नहीं है। जब सवाल में कंपेयर का वर्ड आए, इसमें क्या क्या चीजें होनी दो एक चाहिए, और सिमिलर, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी और सिमिलर दो डिफरेंस। और डिफरेंस, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, आप दो सिमिलर एक डिफरेंस भी लिख सकते हैं, एक सिमिलर दो डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेटा में आपको इजी टू फाइंड दो डिफरेंस है, देखें क्वेटा और मरी के अंदर मैं क्लियरली दो डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिमिलर फाइंड करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे ही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दो पहले तो डिफरेंस आपने लिख लूंगा। अब डिफरेंस मैंने लिखा, अब डिफरेंस हम लिखते हैं, कंपेयर द रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड बी। सो कंपेयर करना है हमने टेम्परेचर, तो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन सिटी ए क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन सिटी ए। 28 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये यहाँ पे सिटी ए की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, सिटी ए में 21। हाईएस्ट टेम्परेचर ये जो है, ये आपको, अब आपको ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये कितना बॉक्स है, कितने बॉक्स हैं, 21 है या 22 है। आप इस साइड पे भी जा सकते हैं कि इस साइड से ले जाएं और यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये बॉक्स कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे फिगर देख लें, रफली ये 21 है, बेसिकली मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ये 21 बता रहा हूँ कि सिटी ए हैज लो टेम्परेचर देन ये कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये डिफरेंस लिख रहा हूं, तो ये एक ही पैराग्राफ एक ही सेंटेंस में आना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए इनका। देन सिटी बी एज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन सिटी ए इज, हाईएस्ट टेम्परेचर इन सिटी ए इज 21 डिग्री सेल्सियस। temperature in city A is 21 degree Celsius, whereas in city B it is 28 28। ये एक डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस लिखने का तरीका ये है बेटा, आप लोग पता नहीं कैसी गप्पे मारते हो यार, मुझे समझ नहीं आती। मैं पेपर चेक करता हूँ, मैं हैरान, मैं हंसने लग जाता हूँ समटाइम्स के, मैं देख रहा होता हूँ कि इतनी स्किल लेवल लो है और इतनी स्किल लेवल है कि आपको डिफरेंस और सिमिलर लिखना नहीं आता, लैंग्वेज पुअर होने की वजह से। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ। अब एक पॉइंट आपने टेम्परेचर का लिख लिया, अब आप एक पॉइंट रेनफॉल का भी लिख लें। रेनफॉल किस सिटी में ज्यादा है, ए में या बी में? ए में, अच्छा ए में। सो मोर ओवर सिटी ए हैज मोर रेनफॉल
more rainfall than city B as highest rainfall in city B is city A is, ये देखें ये कितना है 300 and 350 के दरमियान। अब रेनफॉल का स्केल देखें, रेनफॉल 300 से 350 के दरमियान है, तो 10 बॉक्सेस हैं 350 और 300 के दरमियान, 10 बॉक्सेस हैं और 50 टोटल है। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना, डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? 5। तो बेसिकली ये रेनफॉल 45 से नीचे है थोड़ा सा, ये बेसिकली अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है बेटा, इट इज नॉट 45 एग्जैक्टली, ये 45 नहीं है, ये 42 के करीब बन सकता है। तो बेसिकली 342 के करीब रेनफॉल है यहाँ पे। तो ये एक्यूरेसी पता चल जाती है, बॉक्स के अंदर है ये लाइन, बॉक्स के मिडल में लगी है या बॉक्स के ऊपर लगी है, लाइन के ऊपर है, तो इससे 342 इज द समहाउ रिलेटिव जो है ये आंसर बनेगा इसका। और सिटी ए में हाईएस्ट रेनफॉल, बी में कितनी है हाईएस्ट रेनफॉल, ये देख लें, ये लाइन देख लें, Not that I know. 55 तो 57 अगर के होते तो करीब। दोबारा देना पड़ता है। जी बेटा 57 है। अब ये दोनों की वैल्यूज हमारी हो गई। जी हनान अपना माइक ऑफ कर लें। एज अच्छा, एज सिटी ए हैज 342 millimeter rainfall while highest rainfall एक सिमिलैरिटी भी है ना? जी बेटा एक सिमिलैरिटी भी लिखनी है। रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल इन सिटी बी इज इन कितना था 52 था, यस 57 सॉरी 57 था, ये मैंने फिगर निकाला था 57, ये 57 इज द फिगर। अब ये दो तो डिफरेंस हो गए, अब मुझे एक अदद का लिखना है सिमिलर पॉइंट। अब देखें बचपन वाली अभी वाली आप यूज करें, स्किल यूज करें कि सिमिलर क्या चीज है इन दोनों में। आपको कोई चीज सिमिलर नजर आ रही है? सर मॉनसून में टेम्परेचर राइज करता है। जी बेटा सर मॉनसून में टेम्परेचर राइज सर मिड ईयर में टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है दोनों में। मिड ईयर में टेम्परेचर ज्यादा, ये भी बिल्कुल अच्छा सिमिलर पॉइंट है बेटा। आप ये देख सकते हैं कि पैटर्न ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट सिमिलर इन बोथ, ये लिख सकते हैं आप। रेनफॉल का बड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें, इस सीजन में यहाँ पे रेनफॉल किस सीजन में सबसे कम है? मई में, अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल कम है, और सिटी बी में भी अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल क्या है? कम है। ये भी आपका सिमिलर हो सकता है। इज इट क्लियर? सो अब आप ये कह सकते हैं कि हाउएवर ये डिफरेंस, अब आपने डिफरेंसेस जब लिख लिए तो अब आपने एक सिमिलर लिखना है। हाउएवर सर वो अयान लास्ट कह रहा है उसको ऐड कर देते हैं। both cities have low rainfall in post monsoon season in a year. In a year. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सिमिलर भी आ गया। जी बेटा यहाँ पे सिमिलर पॉइंट भी आ गया और आपका डिफरेंस वाला पॉइंट भी आ गया। इज इट क्लियर बेटा? शाहजैन क्या मसला है, आपका माइक क्यों नहीं म्यूट हो सकता? सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर हम अगर हमारे एडिशनल पेपर भी खत्म हो जाए तो हम एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं? नहीं बेटा एक्स्ट्रा शीट बेटा यहाँ पे देंगे नहीं आपको।
ठीक है। और सर हम पेंसिल के साथ रफ वर्क कर सकते हैं जी कर सकते हैं। और अच्छा हमें कट तो नहीं करना पड़ेगा बाद में? नहीं। अच्छा अगले सवाल पे आ जाएं। अगले सवाल पे आ जाएं। अब अगले सवाल को हम देखते हैं, एक और चीज भी दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे भी एक ग्राफ दिया था, इसमें मैंने बड़े, उसमें और इसमें क्या फर्क है। यहाँ पे मैंने एक चीज पूछी है कि यूजिंग फिगर, अगर आपने यूजिंग फिगर भी चले करना है तो आप इसको यूजिंग फिगर कर लेते हैं, फर्ज करें तो डिस्क्राइब द सीजनल वेरिएशंस ऑफ क्लाइमेट इन ऑफ इस्लामाबाद। सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल। इस ग्राफ में सीजनल का वर्ड मैंने लिखा, सर हर एक मंथ का। मंथ का आपने नहीं बताना, सीजन आपने विंटर, विंटर, मॉनसून। विंटर, स्प्रिंग, स्प्रिंग, मॉनसून, अच्छा, और पोस्ट मॉनसून, पोस्ट मॉनसून। सर आपने स्प्रिंग की जगह में प्री मॉनसून कराया था। जी प्री मॉनसून कर लें बेशक, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आपने, मुझे पता था आप बोलोगे, आपको पता भी होता है, आप जान के बोलते हो फिर। अब इसके बाद क्या है कि विंटर सीजन दिसंबर से मार्च है, दिसंबर टू मार्च। स्प्रिंग क्या क्या है, अप्रैल टू जून, आजकल स्प्रिंग चल रहा है भैया आपका। और मॉनसून अगले महीने स्टार्ट होगा, जुलाई टू सितंबर, 2 महीने बाद। पोस्ट मॉनसून अक्टूबर नवंबर। अब ये सीजनल वेरिएशन है। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद में सीजनल वेरिएशन, इस्लामाबाद की सिर्फ बतानी, अब आपने, मैंने बाकियों का पूछा ही नहीं है आपसे। सीजनल वेरिएशन सबसे पहले विंटर में देखें, टेम्परेचर लो है देन एनी अदर पार्ट ऑफ द ईयर, यस नो, लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, लो टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल है, उसको आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग में अप्रैल मई में रेनफॉल लो है, रेनफॉल लो है, बट टेम्परेचर, रेनफॉल लो, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल लो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीजिंग। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अमाउंट आपने खुद ऐड करनी है, अमाउंट आप ऐड करेंगे। इसके बाद जुलाई टू सितंबर रेनफॉल हाई, रेनफॉल हाई, और टेम्परेचर स्टार्टेड डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, सीजन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अगला पोस्ट मॉनसून, पोस्ट मॉनसून के अंदर क्या है कि अगेन रेनफॉल लो और टेम्परेचर भी लो, लो टेम्परेचर। अब ये देखें, इनके साथ आपने वैल्यूज ऐड करनी थी, तो ये आपका आंसर था। आपने कोई भी 3 सीजन लिख देने थे, उनके उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, बेसिकली आपने वो वेरिएशंस लिखनी थी कि सीजन्स के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। ग्राफ देखें, ग्राफ में दोनों क्लाइमेट के हैं, लेकिन सवाल में टेक्निकल वर्ड हैं, जिनकी वजह से मैं बच्चों को कहता हूँ क्लाइमेट वाला सवाल अगर आ जाए, तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ऑप्शन हो कि आप 2 सवालों में चूज करना है कि क्लाइमेट या इंडस्ट्री, मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री चूज करें। क्लाइमेट में टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है, आप पेपर सही करके आते हैं, पेपर में कभी कभार गलती हो जाती है, आप की वर्ड को अच्छी तरह, अब इन दोनों पेपर्स के अंदर की वर्ड में डिफरेंस था, इसमें उसने सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल पूछा, उसने सीजन वीजन नहीं पूछा। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन समटाइम्स सीजन बच्चों को आते नहीं है, बच्चे लिखते नहीं है। अब इधर एक और चीज क्या सर थी, अयान बरलास और हसान को ऐड कर दें प्लीज। अगर यहाँ पे बेटा आपने किसी को ऐड करा, मैंने बोला मैं मार्च में नहीं ऐड करूंगा, सॉरी। अच्छा, इसमें फर्दर क्या है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या होता है, इनको कंबाइन करें तो क्या कहते हैं हम, क्लाइमेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे क्लाइमेट का आ जाए कि दोनों का क्लाइमेट लिखो, ए और बी का क्लाइमेट लिखो, तो फिर आपको क्लाइमेट लिखना पड़ेगा उसका। तो ये एक टेक्निकल चीज थी इसमें। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, दोनों का लिख के एंड पे ओवरऑल बताएंगे कि क्लाइमेट कैसा है। अब यहाँ पे क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट होता तो फिर क्या होता, बेटा माइक म्यूट करें। सर कोयटा का अगर क्लाइमेट की बात होते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें, अगर कोयटा के क्लाइमेट की बात करें,
तो क्वेटा और मरी और क्वेटा के क्लाइमेट में क्या फर्क है कि क्वेटा में बेटा थोड़ा वार्म क्लाइमेट है, वार्म है, ठीक है, वार्म है, और जो मरी का एरिया है, मरी में माइल्ड है, ये माइल्ड क्लाइमेट है और ये वो है। अब ये कैसे पता चलेगा कि माइल्ड और वो कहाँ पे है? ये आपको कैसे पता चलता है कि माइल्ड कहाँ पे है और ये कैसे ये सर ने क्या फजूल टर्म सर यूज कर रहे हैं? ये आपको इसलिए यूज कराता हूँ कि जब आप नोट्स में से पहले दिन क्लास लेने आते हैं तो मैं एक दिन समझाता हूँ क्लास के अंदर आपको, ये जो टेम्परेचर की होती है ना, इसको याद करना होता है। टेम्परेचर की के अंदर से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, 10 to 20 के दरमियान कहाँ पे है और 21 से 30 के दरमियान कहाँ पे है, तो ये आपका होगा। इज इट क्लियर? वाह, वेरी गुड सर। अच्छा, ये टेक्निक समझ आ गई ग्राफ को करने की? अच्छा, अब ये अगला सवाल अगेन टेक्निकल, बच्चों के नंबर इसमें 2 आते हैं। व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट 2 मार्क्स इन इट? अब सवाल क्या है? एक सवाल है, आंसर डेवलप नहीं करते बच्चे। सर अगर अच्छा, सर अगर वो दो रीजन का मांगे, हम 2 से ज्यादा लिख सकते हैं? नहीं, 2 से ज्यादा नहीं लिखने हैं आपने। जब आपको एक मैं मार्किंग का तरीका बताता हूँ। इसमें एक नंबर होता है पॉइंट का और एक नंबर होता है डेवलपमेंट का। उमर, एक पॉइंट का नंबर है और एक डेवलपमेंट का नंबर है। दूसरे पॉइंट में भी एक पॉइंट का नंबर है और एक डेवलपमेंट का नंबर है। मतलब एक नंबर आपका पॉइंट है और एक मार्क पॉइंट का है और एक डेवलपमेंट का। आप मुझे ये बताएं कि आप 2 पॉइंट लिख भी लेंगे, यहाँ पे आप 2 पॉइंट लिखते हैं तो आपको डेवलपमेंट का नंबर तो मिलेगा ही नहीं। समझ आ गई? तो आप सही है don't go more than 2 points. स्टेटस रीजन हम पहले चाहते हैं स्टेटस रीजन। अगर एक का इतना शो ना हो, हम एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं छोटा पॉइंट। हाँ, उसमें लिख सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी उसने 3 रीजंस दिए हैं और लाइनें ओपन छोड़ दी हैं। लाइक इस तरह आपको ओपन लाइनें छोड़ दी हैं, ये लाइनें हैं। यहाँ पे उसने नंबर नहीं दिया हुआ, आपको उसने 2 बोला है। यहाँ पे आपके पास स्पेस बचती है तो आप तीसरी रीजन लिख, वो फिर मैटर नहीं करता। समझ आ गई? समझ आ गया। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा टेक्निकल है। ये सवाल कैसे, इसमें क्या टेक्निकल चीज है, बच्चों के नंबर क्यों कटते हैं? बेटा मैं बता देता हूँ, 100 पेपर में अगर चेक करता हूँ ना तो 98 का आंसर गलत होता है। इसमें इतना डिफरेंस आता है इस सवाल में। कैसे? आपको तो आते हैं एल्टीट्यूड, क्या आप मुझे बताएं? हायर द एल्टीट्यूड, हायर द एल्टीट्यूड, लोअर आगे क्या? Lower the temperature. द लोअर द टेम्परेचर सर। द टेम्परेचर। अच्छा, आंसर तो ठीक होना चाहिए। ये तो आपने पॉइंट पूरा लिख दिया। और वाइस वर्सा। अच्छा, वाइस वर्सा भी चले, मैंने वाइस तो वर्सा। सर अगर इसमें एग्जांपल एयर देते डस्ट हैं। कम होती है, फिर उसकी वजह से हीट कैरी होती है, ये एक्सप्लेन करना है। मैं आप इतना मर्जी लिख लें, डेवलप करें जो मर्जी लें, नहीं मिलेगा। पूछा सिटी ए और सिटी बी का बताना है। अब एज यहाँ पे सिटी ए का एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये ऊपर ग्राफ के ऊपर दिया हुआ है उसने। सिटी ए कितना है अबव लेवल, सी लेवल से कितना ऊपर है सर 1600 है। सिटी ए कितना है? 2167। इनमें से ऊंचा सिटी कौन सा है? इनमें से ज्यादा हाइट पे कौन सा सिटी है, ए या बी? ये हाँ, तो सिटी बी कम हाइट पे है तो यहाँ पे आएगा एज सिटी ए हैज 2167 मीटर हाइट, while city B has 1600 meter height. Therefore city A has low temperature than city B. अब ये डेवलपमेंट थी। यहाँ पे डेवलपमेंट चेंज होगी। यहाँ पे डेवलपमेंट वो नहीं थी जो शाज़ैन बता रहा था। यहाँ पे डेवलपमेंट सिटी ए और बी के लिहाज से थी। ये तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि ग्राफ के ऊपर ऐसी चीज दे सकता है वो। मतलब उसने कितना ज्यादा आपके माइंड के साथ खेला था, ये हर दफा नहीं देगा। मे बी
वो अगली दफा कल के पेपर में वो ये एल्टीट्यूड ये पूछे कि टेम्परेचर के फैक्टर क्या है, वो आपको साथ में सिटी ए और बी का नहीं बोले, वो जनरल बोल दे आपको, तो फिर आपको जनरल लिखने पड़ेंगे। सवाल को ध्यान से फिर बार इजी है, इजी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो लैटिट्यूड कैसे करता है? सो इक्वेटर। नहीं, आप ये बताएं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ये लिखेंगे आप, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, टूवर्ड्स पोल्स cause reduction in temperature। ये आपके टेम्परेचर में रिड्यूस करता है, ऐसा ही है। अब इसकी डेवलपमेंट कहां पे पता चलेगी? आपको लैटिट्यूड भी दिया हुआ है उसने, यस उसने लैटिट्यूड दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ है और दूसरा 34 डिग्री नॉर्थ है। इनमें से इक्वेटर के क्लोज कौन सा है, 30 वाला या 34 वाला? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्लोज है, 34 डिग्री अवे है। तो आपने क्या लिखना है कि एज सिटी बी इज लोकेटेड ऑन 30 डिग्री नॉर्थ which is close to equator, then city B सिटी बी का मैंने पहले लिख दिया ना, देन सिटी ए विच इज लोकेटेड ऑन 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये देख लें, तो यहाँ पे अब ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है, ठीक है। सर सिटी ए का 34 लिखा, आपने 30 लिखा है बेटा, सिटी ए का 30 है, आप दोबारा देखें, 34 लिखा है। अच्छा, सिटी ए का सिटी बी का 34 है, सो हेंस सिटी बी हैज मोर टेम्परेचर देन सिटी ए, ये रीजन थी। अब इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट करते हैं आप। डन हो गया जी बेटा, क्लियर है? सर उल्टा है, सिटी बी का 30 है, 34 नहीं है बेटा। यार जो भी है लिख लो, मैं सही बता रहा हूँ ना। सिटी बी मैंने पहले लिखा है इसमें, दूसरे वाले में सिटी बी 30 डिग्री था, आपने मेरा फिर वो भी गलत करा दिया। ये लें, आप सही है, आप सही है, ठीक है सर। चलें जी। सर हम टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में लिख सकते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअल तो इक्वेटर होता है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर तो जिस तरह बाकी लाइनें हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर भी उसी तरह एक लाइन ही है ना जी। इक्वेटर इज एक्चुअल द मेन लाइन, ठीक है सर टुवर्ड्स पोल्स लिखा है जी। टुवर्ड्स पोल, पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं जो। जल्दी अगले सवाल पे आ जाएं, अगले पार्ट पे आ जाएं। ये स्टेटमेंट, अब आपने अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। बच्चे करते क्या है कि उसने इस पे गलत लगाया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आंसर में उसने ये लगा दिया, उसे बाद में पता चला कि ये वाला गलत था। बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं। ऐसे ही करते हो आप लोग, क्रॉस कर दिया। ऐसे आपने नहीं करना, डोंट डू दिस। अब आपका आंसर आपको आता भी है, लेकिन याद रखिएगा, आप जब कटिंग करते हैं वन वर्ड आंसर के अंदर, तो कटिंग मार्क्स नहीं देती आपको। नो कटिंग इन वन मार्क्स क्वेश्चन, नो कटिंग इन सच क्वेश्चन। अगर आपने कटिंग की तो आपको वो कहता है कि ये चीटिंग वाला बच्चा था, इसने चीटिंग करके किया, इस वजह से वो कटिंग जो है उसको मानता ही नहीं है। कटिंग अलाउड ही नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में, इस जगह पे। हाँ सर डेफिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के आंसर, टिक क्रॉस, वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक, इसमें कटिंग अलाउड नहीं। जी बेटा, सर पे गलत हो जाए तो फिर क्या करें हम? फिर आपने गलत कर दिया, फिर उसका कोई हल नहीं है, ठीक
ठीक है, फिर वो गलत हो गया आपका। अच्छा। हाँ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिर उसको गलत ही मान लें। आप भी गलत, आप मान लें, आप पहले से ही काट के आ जाएं कि भाई मेरा नंबर ही नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। तो ये आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए, कटिंग कर दी तो नंबर गया, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं स्कूल में कटिंग करता था तो तीनों बच्चे मेरे पे चीखते चिंघाड़ते थे, सर ये तो क्या, नहीं 3 नहीं जाएंगे, जो आपका गलत है वो जाएगा, आपने जो कटिंग की है वो हो जाएगा। अब जैसे ये है कि थंडर स्टॉर्म्स कब आते हैं, आजकल थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं भाई, आजकल कौन सा सीजन है, कहाँ पे आएंगे, इसमें पहला तो वो मानसून प्री मानसून सीजन है। थंडर स्टॉर्म्स इलाके में आते हैं, नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में या साउथ में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न में आते हैं। तो और तीसरा कौन सा होगा, पोस्ट मानसून। समर समर में होगा, समर समर में आते हैं। प्री मानसून समर, क्योंकि आजकल समर शुरू हो गया ना, समर में आ रहे हैं ना, प्री मानसून सीजन है लेकिन ये समर भी स्टार्ट हो गया साथ साथ, तो प्री मानसून समर सीजन के अंदर ये आप स्टार्ट डन। अच्छा, अब इसमें अगर गलत हो जाता, आपने ये किया था, अगर आप 4 कर देते हैं, फिर 3 करेक्ट के नंबर मिल जाएंगे आपको, फिर 3 करेक्ट के नंबर, आपने कटिंग नहीं करनी, फिर आपने कटिंग नहीं करनी, याद रखिएगा। सर फिर पहले 3 की मिलेंगे। फिर आपको पहले 3 के नहीं, अगर आपके बाकी तीनों ठीक है, तीनों मिल जाएंगे। अगर सर सारों में टिक लगा दे, सारों में टिक नहीं लगाना, ये मेन चीज है कि सारों में नहीं लगाना, अगर वो गलती होगी है बस इसको छोड़ दें, इसको आपने दोबारा नहीं करना। फिर जब उसने सारे किए तो उसने इंटेंशनली कहना है कि ये इसने इंटेंशनली सारे लगाए हैं, ठीक है। तो आपने अगर टिक लग गई है तो उसको कट करने की जरूरत नहीं है, उसको आपने सर ये विंटर वाला सही है, ये विंटर वाला सही है। और भाई मैंने वो गलत है, वो मैंने फजूल में लगाई थी, ऐसे टिक लगाई है, ये साउथ में नहीं है। Thunderstorms are the one source of rainfall. State 3 sources of rainfall in Pakistan. रिलीफ सर साइक्लोन अच्छा, मैंने वेस्टर्न डिप्रेशन लिखा, अच्छा इसके अलावा मैंने मानसून लिखा, मानसून और कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल करंट रिलीफ। अच्छा ठीक है। अब ये जो आंसर मैंने लिखा है, ये आंसर ठीक है या गलत है, इसमें कितने नंबर गलत है सर, क्यों? सर क्योंकि कन्वेक्शनल और थंडरस्टॉर्म एक ही चीज है। वाह जी वाह शहजादा, ये कौन सा शहजादा है जिसने बताया? सर गलत है। जोशुआ ने बनाया? जी सर। वाह, अच्छा आ गया चीते, ये मेरा आंसर गलत था, ठीक है, ये मेरा आंसर गलत था, क्योंकि ये जो थंडरस्टॉर्म और कन्वेक्शनल करंट है ये सेम चीज होती है, तो इसलिए ये मैंने लिखा। तो आप तो पेपर में लिख के आ गए थे, तो आपको तो नहीं पता कि मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है, तो बेसिकली एग्जाम में नंबर कटेगा। ये आंसर रेनफॉल। थर्ड, अगर आपने रेनफॉल का लिखना होगा फिर आप विंटर रेनफॉल, रिलीफ लिख सकते हैं। अच्छा रिलीफ, सर सॉरी। लेकिन मार्किंग में तो लिखा हुआ है आप कन्वेक्शन करंट्स लिख सकते हो। सर ट्रॉपिकल साइक्लोन लिख सकते हो, सर इसमें साइक्लोन लिख सकते हैं। साइक्लोन भी थंडरस्टॉर्म की ही एक टाइप होती है, उसको भी मत लिखें, कोशिश करें। मार्किंग सी में लिखा हुआ है आया? यस इट्स रिटन, आई चेक राइट नाउ। अच्छा, बस इसको आपने नहीं लिखना, ये वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपको गलत नहीं बता रहा। सर ये क्या बात है सर? मैं सही बता रहा हूं। यार ट्रस्ट मी, डोंट वरी। हाँ, अब आप कहोगे कि मैं एग्जामिनर से पढ़ा हूँ, बट बेटा वो भी इंसान है जो पेपर बनाते हैं, रोबोट पेपर नहीं बना रहे, तो वो भी गलती कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, पता है या नहीं है? सर ये बताएं सर कि अगर कुछ हमें, जैसे अगर मैं पास पेपर कह रहा हूँ, अगर उसमें कुछ इस तरह का मैंने पॉइंट लिखा है जो मार्किंग स्कीम में नहीं था, लेकिन अगर वो सही है तो फिर आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अदर देन फ्लडिंग डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड बाय, अब यहाँ पे वर्ड डिस्क्राइब है। अब मैंने पेपर चेक किए, एक बच्चे ने पता क्या लिखा हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और दूसरा उसने लिखा हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ, एक मिनट, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब उसने ये आंसर लिखा हुआ है, तो मैं उसे नंबर दूंगा? नहीं सर, देंगे सर नंबर आप। नहीं देने चाहिए ना, तो मैं उसको 0 नंबर दूंगा। क्यों? सर इसमें सर फ्लडिंग में बेसिकली यही होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड क्रॉप्स, तो मार्क नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसने
फ्लडिंग में नहीं मार्क वो रीजन नहीं है यहाँ बेटा, डिस्क्राइब वो लिखा रीजन हुआ है, नहीं है, उसने डिस्क्राइब ही नहीं किया पॉइंट, डिस्क्राइब लिखा हुआ है। उसने उसने हमजा उसने डिस्क्राइब ही नहीं किया बेटा। होता फ्लडिंग में यही है, अदर देन फ्लडिंग को उसने अलहदा, ये मैंने पॉइंट बिल्कुल मेरे ठीक है, पॉइंट में कोई फ्लॉ नहीं है। फ्लॉ किस चीज में, फ्लॉ बेटा जिस चीज में है वो, जी बेटा हनान, सर तो इसको डिस्क्राइब किस तरह करें अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड डिस्क्राइब नहीं है? जी अब मैं आपको बताता हूँ, अभी ये मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर दोबारा शुरू हो गया मेरे ख्याल में वो। सर नहीं दे नहीं, साइड नहीं, में नहीं। नहीं, गलती से जो हुआ नहीं है गलती से। अच्छा, मैं अब देखते हैं ये मैं डिस्क्राइब कैसे करना है, ये मैं डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ हनान आपको। ये देखिएगा आप कि थंडर स्टॉर्म्स bring destruction of buildings as wind speed या high wind bring या high wind speed क्या होता है, cause damage to buildings। सर लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे। एक्सप्लेन, ये डिस्क्रिप्शन है ना, बस मैंने इतनी सी दी है कि 2 लाइनों के अंदर मेरी पूरी आ जाए, इससे ज्यादा तो नहीं मैंने बढ़ाया इसको, ठीक है। सर एक्सप्लेन करना होता फिर किस तरह लगते। अगर एक्सप्लेन करना होता तो इसमें थोड़ा सा एडिशन आपको और करना पड़ेगा, एक्सप्लेन के लिए फिर वो आपको लाइंस इतनी नहीं देगा, उसके लिए लाइन बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है सर। मोर ओवर it damages crops as storms destroy storms destroy की बजाय करें occur in pre-monsoon season during harvesting season। अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप सिंपल ये लिख दें कि इट डैमेजेस क्रॉप्स एज द हाई स्पीड विंड्स जो हैं, इन फ्रंट ऑफ हाई स्पीड विंड्स क्रॉप्स कैन नॉट सर्वाइव, ये भी आप लिख सकते हैं आसान, ठीक है। सही हो गया। सर फायर्स भी तो हो जाती है ना लाइटनिंग वजह से। लाइटनिंग की वजह से वो भी हो सकता है। अगले पेज पे आ जाएं। अब ये सवाल है, अगला सवाल आपने लिख लिया ये वाला पिछले वाला, अगले सवाल पे आ जाएं। Floods are the normal occurrence in Pakistan. However, we have seen 8 years there are severe floods. ये फजूल स्टेटमेंट है, इसका कोई लिंक नहीं आता। एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस जगह से, assess the extent। अब to what extent और assess the extent में क्या फर्क है? What is the difference in it? कोई फर्क है? How successful? कोई फर्क नहीं है। हाउ सक्सेसफुल दोनों नहीं है सर। assess the extent, दोनों में यही है। extent the problems of severe flooding can be managed in Pakistan। तो इसमें P1 में क्या आएगा? can be, यहाँ पे कीवर्ड देखें, can be है, यहाँ पे यहाँ पे हैज नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कैन लगा है। आपके आंसर में भी कैन और कैन बी आना चाहिए। इज इट क्लियर? जी सर। कैन बी मैनेज्ड और दूसरी साइड पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कैन नॉट बी मैनेज्ड, कैन नॉट बी मैनेज्ड, ये है। सर आप अपने आंसर लिखवाएंगे?
नहीं बेटा, इसका आंसर नहीं लिख पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा। सही है, ये आपका कैन बी और कैन नॉट बी मैनेज। तो इस तरीके से आपकी मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैं जनरल पॉइंट आपको बता सकता हूँ कि मैनेज हम कर सकते हैं कि डैम्स बनाएं, मैनेज हम कर सकते हैं कि अच्छी ड्रेनेज सर जी। अच्छी ड्रेनेज बनाएं, वेल डन। इसके अलावा मैनेज हम कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग पीपल टू डू कंस्ट्रक्शन इन दोज एरियाज विच आर सेफ एंड नॉट लो लाइंग एरियाज। लोगों को ये एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गए मैनेज करने के तरीके। फ्लड्स को मैनेज कैसे नहीं, क्यों नहीं कर सकते या कैसे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि डैम बनाने के ऊपर हमारे कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, हम नए डैम्स नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज और इतने पैसे नहीं है कि हम डैम बना सकें, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट, यहाँ पे भी आपके आगे और ओपिनियन। जी बेटा। सर ये जो वो हमारे साथ दो जो सोर्सेज गिवन हुए होते हैं, वो जो दो 6 मार्क्स में दो वो जो 2 दिए हुए वो होते सवाल हैं, आएगा, वो सवाल आएगा तो करा दूंगा मैं, अभी सब्र कर जाओ। अच्छा अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये कर लेंगे अब आप। जी जी सर इसमें ये भी आ सकता है कि जब फ्लड आ जाए उसके बाद कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके बाद कैसे मैनेज कर सकते हैं ये भी आप करेंगे। सो उसने कहा है ना कि प्रॉब्लम्स ऑफ सीवियर फ्लडिंग, तो प्रॉब्लम्स ऑफ सीवियर फ्लडिंग में आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। जी बेटा। आप 2 मैनेजमेंट के पॉइंट बता सकते हैं? सर कैन बी मैनेज में हम लिख सकते हैं ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स। जी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं अरहम। सर जी जो अगर हैज आए तो फिर हमने हैज का मेंशन जरूरी करना है ना क्वेश्चन में। ऑब्वियसली जो की वर्ड आपके पेपर में क्वेश्चन में यूज हुआ है आपने वही करना है। अब बच्चे पता क्या करते हैं, शुड बी, अब यहाँ कैन बी लिखेंगे शुड बी। बेटा आपने शुड बी तब यूज करना है जब सवाल में दिया हुआ है, बस। आप अपने पास से हर दफा ना ये करते रहें कि आप जो है हर चीज में शुड 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 यूज करते रहें और कुछ भी ना करें। ठीक हो गया? जी सर। मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैं मैनेज के बता देता हूँ। डैम्स बनाए, इसके अलावा दूसरा एजुकेट करें लोगों को कि वो लो लाइंग एरियाज में कंस्ट्रक्शन ही ना करें। अपनी इंडस्ट्री घर बनाने हैं तो वो लो लाइंग या रिवर के करीब ना बनाएं जहां से फ्लड आने के चांसेस हैं। क्लियर? उसके अलावा प्रिकॉशंस दें लोगों को कि ये मंथ्स जो हैं वो आपके फ्लड सीजन के होते हैं। इन मंथ्स के अंदर आपने दरिया के करीब नहीं जाना, आपने इन एरियाज में अगर आपकी क्रॉप्स हैं तो उनको पहले से हार्वेस्ट कर लें, ये सारी चीजें। इज इट क्लियर? सर हम मैंग्रोव्स लगा सकते हैं? जी बेटा। मैंग्रोव्स मैंग्रोव वो सिर्फ एक एरिया में स्पेसिफाइड हो जाएगा कि डेल्टा के अंदर। मैंग्रोव हर एरिया में तो नहीं लगा सकते ना, वो तो सिर्फ डेल्टा में लग सकता है, उसके अलावा तो नहीं कहीं पे लग सकता। ये सवाल में तो उसने किसी डेल्टा को तो नहीं गलत कहा, उसने तो जनरल बोला है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। ये अब 1 वर्ड आंसर होता है, ये अब 1 वर्ड आंसर है। यहाँ पे सर जो शुड नॉट बी मैनेज वाला पॉइंट एक बार समझा सकते हैं सर? वो जो शुड नॉट बी मैनेज वाला, कैन नॉट बी मैनेज वाला, कैन नॉट बी मैनेज। एक तो इकोनॉमी हमारी वीक है, हम डैम नहीं बना सकते। फिर उसके बाद लोगों की जो है अवेयरनेस कम है, लोग जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशंस और इनके ऊपर फोकस नहीं करते। कैन नॉट बी मैनेज के अंदर ये प्रॉब्लम्स में फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ऑफ सीवियर फ्लडिंग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्रॉप्स को शिफ्ट तो नहीं कर सकते किसी और जगह के ऊपर, तो इसलिए लेस डैम जो है वो डैम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। सिंध कहता है कि आप डैम ना बनाएं, पंजाब कहता है कि आप डैम बनाएं, केपीके कहता है कि हम नहीं बनने देंगे, तो डैम कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। वो तो काला बाग डैम हो गया ना सर, वो तो काला तो बाग एग्जांपल काला बाग की आप लिख देंगे। सर जी बेटा। मैंग्रोव जी जी रिवर्स में सरवाइव कर लेते हैं या नहीं? बेटा मैंने बताया कि मैंग्रोव वाला आंसर, मैंग्रोव वाला पॉइंट आप तब लिखेंगे जब डेल्टा की बात करेगा। ये सवाल पूरे पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पे मैंग्रोव का पॉइंट उस तरह फिक्स ही नहीं आ पाता कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें। हाँ, उसको अगर आपने स्पेसिफाइड करना है तो फिर आप जरूर करें कि कोस्टल रीजन के अंदर अगर आप फ्लडिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप मैंग्रोव लगाएं। ठीक है सर इस क्वेश्चन में हम प्रिवेंशन तो नहीं लिखेंगे ना? जी बेटा। सर इस क्वेश्चन में प्रिवेंशन का नहीं लिख सकते ना, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ
तो इसमें डैम्स वगैरह को तो नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि वो प्रिवेंशन है, वो प्रॉब्लम्स नहीं, को तो मैनेज नहीं कर प्रिवेंशन रहा ना। प्रॉब्लम्स, बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ सीवियर फ्लडिंग हुई किस वजह से थी? कि लैक ऑफ डैम की वजह से हुई थी ना। डैम है नहीं है तो तभी तो हुई थी, ऐसा ही है ना। सर आपने डैम के बाद क्या लिखा हुआ है ये आखिरी पॉइंट में? डैम कॉन्फ्लिक्ट्स। बेटा फ्लडिंग हुई क्यों थी जोशुआ? डैम ना होने की वजह से हुई ना, जी सर। तो आएगा ना डैम वाला पॉइंट बेटे। तो सर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ये भी कर सकते हैं। फुट हिल्स के ऊपर प्लांटेशन ऑफ ट्री करें आप, वहां से ज्यादा फ्लड आते हैं, नॉर्थ वाली साइड से फ्लड पहुंचते हैं ना यहाँ पे। पानी वहां पे जब ज्यादा स्नो भी मेल्ट करती है और रेन भी ज्यादा होती है तब ज्यादा। ठीक है जी बेटा। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट बेटा, अगले सवाल पे आ जाएं। अगला सवाल मैं एक मिनट बेटा, अब क्वेश्चन बाद में बताता हूँ, पहले जरा जल्दी से एक अगला सवाल पहले देखते हैं। यहाँ पे सवाल देखें, ये उसने वर्ड्स आपको दिए होते हैं, इनमें वर्ड्स कैसे लिखने हैं आपने। अब आप पहले तो टिक कर लें, इन सारी चीजों को देख लें, जो आते हैं वो वाले लिखें आप। अगर आप यहाँ पे देखें आपको आता कौन सा है, अगर मैं फर्ज करो 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ये 7 कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो है एक तो मुझे ये वाला बहुत आसानी से आता है, ये वाला जहाँ पे एरो लगे हुए हैं ये मुझे आसानी से आता है, ये सीम है, मैंने सीम लिख दिया। इसको सीम को आपने कोल सीम को फिर यहां से कट कर देना है, दूसरी जगह पे ये नहीं आ रहा फिर। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा यहाँ पे, और बाकी अब सारे पॉइंट बड़े डिफरेंट हैं और आपके लिए वो वर्ड्स भी नहीं है, आप लोगों ने शायद वो वर्ड इतने ज्यादा आसानी से पढ़े भी नहीं है। विंच किसको कहते हैं? विंच, विंच सर वो जो फर्स्ट वाला जो है पुली है, जो पुली नजर आ सर, रही है, जो विंच उन्हीं के साथ कनेक्ट हो रहा है सर। ये वाला नहीं सर, वो केबल है सर, वो केबल है जो पीछे से आ रही है वायर, ये। वो बेंच है सर जहाँ छोटा सा सर्किल सा बना हुआ है। विंच जी जी सर। बेसिकली एक वो केबल होती है जो लोड को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, वो जो लपेटी हुई केबल सी होती है ना उसको हम विंच बोलते हैं। ठीक है, तो विंच ये वाली विंच है। अच्छा विंच भी आपका गया। अच्छा आगे एक और चीज भी उसने पूछी है आपसे, फिर उसके बाद टनल कहीं पे दिया हुआ है, टनल सर केज दिया है, केज। टनल कहीं पे भी, केज लिफ्ट है। केज ये वाला केज है, विंच के नीचे जो है ये केज है। टनल दिए हुए हैं 5। जी बेटा, टनल दिया ही नहीं हुआ टनल यहाँ, नहीं, टनल दिया ही टनल नहीं नहीं हुआ है। बेटा, यहाँ पे टनल यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये ऊपर वाली व्हील चीज भी है ना सर व्हील भी है, व्हील। व्हील है, ये जो स्पिनिंग वाला चीज ऊपर है वो व्हील है। ये व्हील है। और इसके अलावा ये वाला जो है, केज, ये जो बच गया है वो कौन सा? केज। ये सर आपका हेड फ्रेम क्या होता है सर? जी बेटा, हेड फ्रेम क्या होता है? हेड फ्रेम बेटा समटाइम्स ये है कि इसके ऊपर ना एक कनोपी लगा देते हैं, ये वो कनोपी को फिर आप हेड फ्रेम बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, स्टेट द डेप्थ ऑफ द माइन एक्स एट एक्स पॉइंट पे, वो कहता है डेप्थ निकालें। अब डेप्थ कैसे पता चलेगी आपको? 125 है, 130, 130, 120। डेप्थ कैसे पता चलेगी? ऊपर से आप जा रहे हैं, नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, ये अब यहाँ पे स्केल से आपने ये निशानी लगा लेनी है, ये एक्स है, ये फर्ज करें ये मेरा स्केल थोड़ा सा खराब टेढ़ा हो गया लाइन मेरे ख्याल में, तो ये कितनी बनती है? ये तो 125 था, अराउंड 130 है। यस 130 ये आंसर मैंने जो लिखा है ये ठीक है। जी सर। मेथड ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन जो फिगर में दिया हुआ है कौन सा? ओपन कास्ट है। सर एक सेकंड, एक बात है। अच्छा मजेदार बात, एक और यहाँ पे टेक्निकल चीज आ गई। अब ये वाला आंसर मैंने लिखा, ये कौन सी माइनिंग की टाइप है? शाफ्ट। ये शाफ्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, आंसर ठीक है गलत है? गलत है सर, सर्कल का हुआ है उसने किया है। सर्कल नहीं किया हुआ। यस वेल डन, ये चीज आपने पेपर में ध्यान रखना है। सर्कल का है तो फिर सर्कल ही करना है, तब नंबर मिलेगा, सर्कल के अलावा नंबर नहीं फिर मिलेगा। आपने चाहे इस पे टिक कर दिया तो फिर टिक का नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सर्कल पे ही नंबर मिलेगा।
टिक पे नंबर नहीं मिलेगा फिर आप। यस बेटा। सर मैं कल एक पास पेपर कर रहा था, तो उसमें कहते हैं कि वीट किस टाइप का क्रॉप है, उधर लिखा था रबी, खरीफ और एक था रबी जैद। रबी 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 जैद नहीं है कुछ भी यार, जैद कुछ भी नहीं है, फर्क है वो। अच्छा अगला बेटा, एक बच्चा कोई सवाल पूछ रहा था, मैंने उसको 2 दफा रोका, कौन था? मैं ही था। अच्छा ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पे है नेम द टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान में 2 टाइप की कोल की फाउंड होती है, बाइटुमिनस एंड लिग्नाइट। बाइट्यूमिनस और दूसरे पे सर पार्ट 3 का आंसर क्या था? लिग्नाइट। जी बेटा पार्ट 3 का आंसर क्या था? यार देख लो ना, पार्ट 3 का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए यार, इतना भी सवाल नहीं दे सकते। नहीं सर, सिर्फ लिग्नाइट सिर्फ सब ऑटोनमस नहीं मिलते थे, विटामिनस सब बाइट्यूमिनस और बाइट्यूमिनस जो है ये दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं बेटा। बाइट्यूमिनस जो है ये, सब बाइट्यूमिनस जो है ये कह लें कि उसकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, ठीक है। तो बाइट्यूमिनस में क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसने कहा है कि डिस्क्राइब करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसने ये नहीं कहा कि आप अगर ये लिख देते हैं कि हाई कार्बन कंटेंट, हाई कार्बन एंड लो सल्फर, अगर आपने ये लिखा है तो आंसर ठीक है। नहीं सर, पूरा लिखना सर प्रॉपर तरीके 2 से। नंबर को मिल जाएंगे। डिस्क्राइब लिखा है, ये आंसर गलत बनेगा। अब मैं नीचे वाले में डिस्क्राइब करता हूं कि देयर इज लो कार्बन, सर मीडियम होता है लिग्नाइट में, नहीं पीट में कार्बन सबसे कंटेंट। बेटा बाकी इन अगर 2 का कंपैरिजन करें, इन दोनों में से तो किस में ज्यादा है, लिग्नाइट में या बाइट्यूमिनस में? बस ये लिख दो ना, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे। लो कार्बन कंटेंट इन लिग्नाइट, therefore it is low quality coal. Moreover, there is more smoke and ash, in lignite. ये लें जी, ये इसके 2 फीचर हैं। अब पहले वाले में मुझे नंबर नहीं मिला, लेकिन दूसरे वाले में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। सर एक ही पॉइंट नहीं लिखना, इसमें 2 है। नहीं, यहाँ पे ये चीज 1 पॉइंट लिखना है या 2 पॉइंट लिखना है, ये चीज है। नहीं सर, यहाँ 3 पे मिलेंगे। नहीं यहाँ पे 1 पॉइंट लिखना था। बिल्कुल गुड हनान, यू पिक्ड इट जी। यहाँ पे 1 पॉइंट लिखना था, लेकिन आपने अगर बच्चा याद रखें, समटाइम्स आप भूल भी जाते हैं। अब मैंने 1 पॉइंट भी लिखा है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 में लिखता और यहाँ पे 2 लिखने होते तो फिर मेरा नंबर। तो अगर आपके पास लाइन बच गई है, मेरे पास लाइन बच गई थी तो मैंने 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, ये भी आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप 2 भी लिख सकते हैं तो डजंट मैटर, क्योंकि इसमें साथ में उसने 1 और 2 नहीं लिखा हुआ आपको। अगर 1 2 उसने लिखा हो, फिर आप एक्स्ट्रा पॉइंट खुद से नीचे नंबर लिख के नहीं लिख सकते, नंबर बना के और आप एक्स्ट्रा पॉइंट खुद 3 कर दें, ऐसा नहीं करना। सर इस वैसे आंसर में आपको फिर भी 3 नंबर नहीं मिलने चाहिए, आपने बताया तो है टाइप कौन सा है। क्या मतलब टाइप? हाँ मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 नंबर मिलने चाहिए। एक मुझे इसका नंबर मिला, एक मुझे इसका नंबर नहीं मिला, इसका भी मुझे नंबर मिला, 2 हो गए, और तीसरा मुझे इसका भी नंबर मिला, 3/3 आउट ऑफ 4 होने चाहिए। ये पॉइंट मार्किंग का क्राइटेरिया था। वेल डन शामिर, मार्किंग भी सीख गए हो। पेपर अगली दफा आप भी कैमरे के चेक कराएंगे हम। सही है सर। सारों को स्ट्रेस देना जी बेटा, सारों को अच्छे नंबर देना जी। स्टेट 1 मेजर यूज ऑफ कोल इन पाकिस्तान। ब्रिक किल में यूज होता है, आयरन एंड स्टील में यूज होता है। भाई किसी भी चीज में लिख दो, ब्रिक किल लिख दो, मैं ब्रिक किल कहता हूँ। ये लें ब्रिक किल। सीमेंट में भी यूज होता है, सीमेंट में भी होता है, ब्रिक किल में भी होता है, फर्टिलाइजर में भी होता है, आयरन एंड स्टील में भी यूज होता है, पोट्री मेकिंग में भी यूज होता है। आपकी ये जो आपकी ये यूटेंसिल्स बनते हैं, ये जो आपके वॉश बेसिन्स वगैरह, जिसको आप क्या बोलते हैं, ये आपका सैनिटरी की जो आइटम होती हैं, उनके अंदर यूज होता है। ठीक है,
बट सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज, बट वो आपने तो पहले लिखा है कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे तो फिर बर्निंग नहीं लिखना आना चाहिए था। नहीं, मेजर यूज ऑफ कोल किस इंडस्ट्री में यूज होता है, ये बेसिकली सवाल का मीनिंग ही है कि मेजर यूज कहाँ पे हो रहा है इसका। ओके। हाँ, बर्निंग आप ये भी लिख सकते हैं, बर्निंग इन ब्रिक किल्न इंडस्ट्री, ये कर दो, चलो आपके लिए आसान कर देते। यहाँ पे स्टेट लिखे ना, स्टेट का मतलब है कुछ चीज आपने स्पेसिफाई करनी है, छोटा लिखना है, सेंटेंस नहीं यहाँ पे लिखना आपने। ठीक है जी बेटा, पूछो। जी जी। जो आपने बाकी इंडस्ट्रीज बताए थे, जिस तरह वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वो माइनर यूसेस नहीं है कि मेजर यूसेस तो ब्रिक किल्न इंडस्ट्री और पावर जनरेशन। मेजर हो या ना हो बेटा, ये भी आपके मुल्क में है ही सारी मेजर इंडस्ट्रीज, तो आप मेजर यूज के अंदर उनका भी लिख सकते हैं, वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। आपका यूज बेसिकली देखा जाता है कि किसी इंडस्ट्री में कितना यूज होता है, तो आप उनका भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, डोमेस्टिक ट्री फॉर कुकिंग, जी ये भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा इस पे बनता है, ये फिगर पे है, ये देखो ये फिगर है, ये किसकी फिगर है, हाइडल पावर प्लांट की। जी सर। हाइडल पावर प्लांट की फिगर है, ये फिगर अपने ज़हन में बिठा लो। अब ये फिगर आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब इतनी स्पेस नहीं है, आपको पेपर में इंसर्ट अलहदा मिलेगा, आपके तो सामने होगा, अब मेरे सामने तो नहीं है, अब मैंने तो यहाँ से लिखना है। उसने कहा है कि यूजिंग फिगर 3 ओनली डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग दिस। अच्छा, ये 4 नंबर का सवाल है, ये 4 नंबर का सवाल है। अब उसने ये क्या पूछा है, डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी हाउ। कन्वर्ट्स सर। अब इसमें आपने पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखना, नो नीड टू कीप, नो नीड टू काउंट पॉइंट्स। अब इसमें पॉइंट काउंट नहीं करने, राइट कंप्लीट मेथड, राइट कंप्लीट मेथड। ये मेथड पूछा ना किसी चीज का, उसने हाउ पूछ लिया है, तो इसमें पॉइंट काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाउ जब आ जाता है फिर आपको वो पूरा मेथड बताना होता है। समझ आ गई? सर अगर हम एक कोई पॉइंट भूल जाए मेथड में तो उससे क्या होगा, एक मार्क कुछ नहीं कट होता, जाएगा? अगर फिर वो आपको ये देखेगा कि आपने 4 पॉइंट में अंदर चीज को डिवाइड किया हुआ था, तो आपने मेथड पूरा लिखा है। अब मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। अब मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, मैं फिगर दोबारा देख लूँ मेरे माइंड में। अच्छा ठीक है, सही हो गया। अच्छा, सो सर जी ये जो हाइडल वाला होता है ये वो डैम वाला होता है ना, पानी वो जो इन फिगर 3.2 वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, ये तरतीब से लिखना होता है, ये पैटर्न है। हाउ है तो आपने सीक्वेंस नहीं छोड़नी, ये नहीं है कि पहले आप लिखो कि ट्रांसमिशन लाइनें लगाएंगे फिर जनरेटर लगाएंगे, ऐसा नहीं करना, तरतीब से लिखना है, ये मेथड है। ठीक है, वाटर फ्रॉम रिजर्वायर गोज इनटू इनटू पाइप। जो वहां पे चीज दी हुई है उसने नाम क्या दिखा हुआ है, वाटर सर इनटेक, वाटर फ्लो। वाटर फ्लो या टनल फॉर वाटर वाटर, इनटेक, goes into tunnel for fast flow of water. At the end of tunnel, at the end of tunnel क्या नजर आ रहा है हमें, टनल के एंड पे हमें क्या नजर आ रहा है, टनल के एंड पे जी, टनल there is turbine which spins, ये किस तरह स्पिन करती है, spins due to water pressure, वाटर प्रेशर। अच्छा, वाटर प्रेशर से वो स्पिन कर रही है। सर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मेंशन करेंगे? अभी पहले आप ये लिखें, पूरा मेथड लिखें पिक्चर के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे, ये लिखें, टरबाइन इज कनेक्टेड विद जनरेटर, टरबाइन इज कनेक्टेड विद फर्दर, टरबाइन इज कनेक्टेड with generator which spins along turbine
and generates electricity then it goes into transformer and transmitted to किससे हो रही है? तारों को क्या बोलते हैं हम? ये जो लाइनें वायर्स लगी होती हैं, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस। ये आपका डन हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने लाइन भी नहीं छोड़ी, मैंने पूरा मेथड भी डिस्क्राइब किया और वो आया भी 4 लाइनों के अंदर है, ये इन्हीं लाइनों के अंदर आया। यहाँ पे मैंने पॉइंट काउंट नहीं किया, मैंने मेथडोलॉजी देखी है कि क्या मैंने पूरा मेथड डिस्क्राइब किया है या नहीं किया, ये आपने फोकस करना। पूरा मेथड बताए लेकिन लाइनें बच जाएं तो अगर कोई गप्पे शप्पे मार सकते हो मार लेना, उसको गाना सुना देना, कोई चीज कर लेना, अच्छी सी एक्टिविटी कर लेना। क्या कह रहे हो सर? ये मोहिब अहमद की वाला तो नहीं है? सर मोहिब अहमद मेरे स्कूल के उससे डाल दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। को तो ऐड करो सर, मोहिब अहमद हमारे स्कूल के उसे डाल दें। अच्छा नहीं, हमजा उसामा की रिक्वेस्ट आ रही है, हुजैफा की नहीं है। ये हमजा का वो क्या है, लिंक क्या है? एक मिनट बेटा ठहरें, आपकी वो एक कैट सी बनी हुई है हमजा, आप कौन से कलर में है गाड़ी? को दोबारा ऐड करो। हयान जाहिर के नाम से कौन है? जी हयान जाहिर के नाम से तो कोई भी नहीं आया। आया है, देखें, मैं तो इधर ही हूँ लेकिन। सर सबसे अच्छा। ऊपर है, सर ऊपर है, रिक्वेस्ट आई हुई इसकी। अच्छा रिक्वेस्ट आई हुई है, हयान जाहिर की रिक्वेस्ट तो नहीं आई हुई, हैंड रेज हुआ था। जी जी जी, ये ले मैंने ऐड कर दिया, थैंक यू। अच्छा सर एक चीज बताएं सर कि जी जी मैं कल इस तरह का आ सकते हैं ना कि किसी और चीज के बारे में, जैसे सोलर पैनल के बारे में आ गई। एक सेकंड ऊपर करो। ये लें बेटा, जल्दी से लिखें, जल्दी 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 जल्दी। सर एक कैम्ब्रिज का क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में कि डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर पैनल। तो उसमें उन्होंने साथ एक तो उन्होंने वैसे ही वाला तरीका बना दिया ना कि वो एसी करंट बन जाता है वो वाला, लेकिन उन्होंने एक और भी बताया था कि सोलर पैनल गर्म करके उससे भी पानी वो पानी स्टीम वो जो सोलर पैनल्स नहीं होते, वो सोलर पावर प्लांट होते हैं, पहली बात तो ये याद रखें। ठीक है सर। सोलर पावर प्लांट से वो बेसिकली बॉयलर्स को पहले गर्म करते हैं और बॉयलर से लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री करते हैं। वो पाकिस्तान में कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, ठीक है, वो एक तरीका है। लेकिन आप कॉमन यूज वाला भी अगर आप लिखेंगे तो वो भी एनर्जी प्रोड्यूस का यही तरीका है कि सोलर पैनल छत पे लगाएं, तारें लगाएं और आप डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ था, गाँव में ना वहां पे बिजली नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया कि 2 प्लेट्स ली, छत पे रखी, एक पावर केबल लाया, वो पावर केबल रखी, वो पावर केबल जो है वो नीचे रूम में जो है वो अपने ले आया। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम। हाँ ऑफ ग्रिड है, तो वो इस तरीके से मैंने चला के मैंने, मेरे ख्याल में पूरा दिन जो है वो यूज करते हैं हम लोग, इस तरह होता है। वाह सर। अच्छा अब एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिंग हाइडल पावर। हाइडल पावर जनरेट करने के बेनिफिट क्या होते हैं? ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं भला? इसमें 2 पॉइंट ही लिखिएगा ज़िक्रिया, 3 नहीं लिखने। ज़िक्रिया सर मैं तो हमेशा 2 लिखता हूँ। नहीं, पिछकल वाले में 3 लिखे हुए थे। अच्छा नहीं लिखूंगा सर 3 दोबारा। हाँ, अब आपने क्या करना है कि बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिंग क्या है हाइडल पावर। एक तो मोर क्वांटिटी है, मोर क्वांटिटी में लिखवा नहीं रहा बेटा, अब मैं रिन्यूएबल रिसोर्स सर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये आपका रीयूजेबल है, ठीक है। रिन्यूएबल रीन्यूएबल है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रीन्यूएबल ही होता है, ठीक है। तो आप रीन्यूएबल भी लिख सकते हैं। इनको डेवलप करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा।
इनको दूसरा नंबर आपको किस चीज पे मिलेगा, डेवलप करने पे मिलेगा। तो इसलिए इसको मैं डेवलप कर नहीं रहा, क्योंकि अब हम अगले सवाल पे डन हो गया। ये इसके बाद ब्रेक दे दें 5 मिनट की। अच्छा, ये 6 मार्क वाला करके इसके बाद एक ब्रेक। अच्छा सर एक सेकंड ऊपर करें सर, एक यार जल्दी कर लिया करो, ये तुम लोग इतना टाइम लगाते हो। लो, पेपर में कैसे पूरा करोगे, तुम्हारा तो कभी 2 सालों में है यार, आज तक पेपर नहीं पूरा हुआ टाइम पे। सर हुआ है मॉक में 5 मिनट पहले हो गया सर। अच्छा, रीड द 2 व्यूज अबाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड रिलायबल। ये सवाल जो होते हैं ना, ये टेक्निकल थोड़े से होते हैं। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर पाकिस्तान एंड नाउ एंड इन द फ्यूचर, ये उसने पूछा है। पाकिस्तान शुड मेक यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज फॉर as long as they are available. Pakistan should prepare for the future and further development of its renewable resources. अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्लियरली, आपके पास एक क्लियर चीज है, आपके पास क्लियर ये चीज है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स में से एक के साथ आप क्लियरली एग्री कर सकते हैं और एक के साथ क्लियरली डिसएग्री कर सकते हैं, ऐसा ही है। अब आपने स्टार्ट कैसे लेना है सवाल, अब मैं आपको तरीका पहले बताता हूँ। पहले मैं आंसर लिखवा रहा हूँ, मैं बेटा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दरमियान में कुछ लोग बोलते रहेंगे, तो मैं पहले म्यूट कर रहा हूँ, आंसर क्विकली लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद आप डिस्कस करेंगे इसको। पहले लिखिए आंसर मेरे साथ, चलें जी। Statement A suggests that that fossil fuels are should be used because they provide high amount of energy to fulfill higher needs, and these resources are abundantly present in Pakistan, like natural gas that we, ये एक रिसोर्स हमारा हो गया। However, use of these resources is unsustainable because fossil fuels exhaust after burning. Fossil fuels exhaust after burning. Therefore, these should not be extensively used. कहते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ। स्टेटमेंट बी suggests
renewable resources as solar power is renewable and never depletes after usage, and it is reliable due to its sustainability because there are 250 to 350 sunny days in Pakistan. Hence, there should be more use of renewable resources. There should be more use of renewable resources. यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर इसके बाद है however renewable resources are new inventions, especially for country like Pakistan. Therefore, it is expensive to install and maintain. It is expensive to एक मिनट बेटा ये मेरे ना पेन की समय चार्जिंग खत्म हो गई. अच्छा, expensive to install and maintain. Hence should not be totally relied upon in my opinion की बजाय भी आप स्टार्ट करें कि hence I agree more with statement B as renewable resources are more should be used more as it is long lasting and important to tackle issues of important to reduce problems like climate change, like
climate change, which is mainly due to more use of fossil fuels, due to overuse of fossil fuels. मैं एक मिनट ये ओपन कर देता हूँ आपके लिए, एक मिनट हटिएगा। जुहेब आप क्लास में हो? अच्छा, जुहेब कमरान से भी आज नया बच्चा आ रहा है, माशाल्लाह। चलें जी, अब ये मैंने ओपन कर दिया, अब मैंने ये ओपन कर दिया बेटा आपके लिए। अब ये देखें, मैंने दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हैंस के बजाय जो है ना इन माय वे ऑफ थिंकिंग लिखे। जी आप जो मर्जी लिख लें मेरी जान, जो मर्जी लिख लें आप। अब ये क्या है, स्टेटमेंट ए का पहला पैराग्राफ मैंने स्टेटमेंट ए का बनाया और मैंने रेफर किया स्टेटमेंट की तरफ। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है, डोंट रिपीट स्टेटमेंट। बेटा स्टेटमेंट को आपने रिपीट नहीं करना आंसर के अंदर, ये ना हो कि आपकी 6 लाइनें स्टेटमेंट को रिपीट करने में ही लग जाए। इस स्टेटमेंट ए को जस्ट रेफर जिस तरह मैंने सिर्फ रेफर किया, मैंने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन वो नहीं किया, स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को मैंने पूरा कहीं पे लिखा हुआ है कि मैं पूरी स्टेटमेंट पहले आंसर में लिखी हो फिर मैंने नीचे उसके पॉइंट लिखे हो, ऐसा तो नहीं किया हुआ ना, ऐसा तो नहीं किया हुआ ना मैंने। तो आपने पहले ये देखना है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप पहले इसका एक मैंने पॉजिटिव लिखा, एक इसका मैंने नेगेटिव लिखा, फिर इसका एक पॉजिटिव लिखा, फिर इसका एक पॉजिटिव लिखने के बाद नीचे ये ऑरेंज कलर में मैंने फिर इसका एक नेगेटिव लिखा, ठीक है, और एंड पे मैंने ओपिनियन दे दी। सही हो गया? और ये आपका भी तरीका होना चाहिए। अब ओपिनियन मैंने किसकी फेवर में दी, स्टेटमेंट बी की फेवर में दी। तो इस तरह से आप अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप आई एग्री करेंगे ही करेंगे किसी एक से, ये नहीं करना कि आई एग्री मोर विद स्टेटमेंट ए मैंने जैसे बी के साथ किया है तो बी मैंने दूसरा लिख दिया था बी, अच्छा स्टेटमेंट बी के साथ मैंने एग्री किया था, तो आपने भी किसी एक स्टेटमेंट से एग्री करना है। आपने ये नहीं कहना कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये वो फला फला। फिर आपकी ओपिनियन क्या है, जब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो आपने किसी एक को लाजमी, उसने पेपर में आंसर में भी क्लियरली एक चीज पूछी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या पूछा है, इसका क्या मतलब है बेटा, ये जो वर्ड लिखा है इसका क्या मीनिंग है, ये इसका क्या मीनिंग है, विच व्यू, ये क्या लिखा हुआ है, विच व्यू, with more, डू यू एग्री विद मोर। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये बच्चे जो हैं वो क्यों लिखते हैं कि हेंस आई एग्री बोथ स्टेटमेंट। ये उसने पूछा है कि आप बताओ, यही तो सवाल ही उसने ये पूछा आपसे कि आप किससे ज्यादा एग्री करते हैं। भाई आपने अपना जरूर बताना है कि आपने ज्यादा किससे एग्री किया। आपने ये नहीं कह देना सीधा मुंह उठा के कि आई एग्री मोर विद बोथ स्टेटमेंट। भाई क्यों दोनों के साथ एग्री करते हो। तो आपने जैसे स्टेटमेंट बी के साथ मैंने एग्री किया था तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ओपिनियन में उसका एक्स्ट्रा एडिशनल दे दिया। अब स्टेटमेंट बी पे 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो गया, और स्टेटमेंट ए के बारे में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिख दिया, सिंपल सा, डन हो गया। सर वो वाला भी फॉर्मेट ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस और फिर सेकंड पैराग्राफ में माइनस माइनस प्लस। उसमें ये होता है कि जिसमें आप प्लस प्लस नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस करते हैं तो उसमें फिर आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट ऐसे करते हैं, आई एग्री विद स्टेटमेंट ए। आप अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट बी आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, एग्री विद स्टेटमेंट बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, लेकिन हाउएवर इसमें ये एक नेगेटिव चीज है। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट बी because of this reason however this thing also has this positive point। वो भी पैटर्न ठीक है। सर ये वाला जो आखिरी पॉइंट होता है उसके बाद फिर एक लाइन की ओपिनियन दे सकते हैं ना? जी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने ऊपर एग्री किया था स्टेटमेंट ए से और नीचे आपने एग्री कर लिया स्टेटमेंट बी से ओपिनियन में, दोबारा जाके डाइकोटमी नहीं करनी आंसर में। जी बच्चे, इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? जी बेटा, अब ये देखें ये कितना इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपकी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये टेक्निक्स
बेटा ये क्लास कुछ इफेक्टिव है, कुछ फायदा हो रहा है इस चीज का? जी सर। जी सर बहुत फायदा हो रहा है सर, मजा आ रहा है। जी सर। जी सर। ना आप बताएं बेटा, पूछें। जी 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 पूछें आप कुछ चीज। अच्छा यहाँ तक बेटा, अभी इस तरह करते हैं कि ये क्लास जो है अभी थोड़ी सी ब्रेक हम लेंगे।